हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज हम बुलेट बम सीरीज में आज तीसरा चैप्टर लेके आ गए हैं। क्या? मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमने पहला चैप्टर कवर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा चैप्टर कवर किया था क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट, और तीसरा चैप्टर लेके आ गए क्या? मेटल्स और नॉन मेटल्स। चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? स्टेट की। ठीक है, तो ये जनरली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। जो मेटल्स हमारे होते हैं क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये नॉर्मली सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें एक एक्सेप्शन भी आ जाता है। जैसे मरकरी जो होता है वो क्या हो जाता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सारे मेटल्स तो क्या होते हैं? सॉलिड ही होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शन इसमें आ जाता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? लस्चरस की। ठीक है, लस्चरस में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। ठीक है, इनके साइनी सरफेस होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा क्या? लस्टर में। फिर हम बात कर लेते हैं इसके हार्डनेस की। तो मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे एल्कली मेटल हो गए। एल्कली मेटल में क्या हो गया? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, अगर इनको चाकू से भी कट किया जाए ना तो कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्डनेस। अब बात कर लेते हैं किसकी? मेलेबल की। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं अगर उनको पीटा जाए तो उनको पतली पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मेलेबल प्रॉपर्टी। ये किस में होती है? मेटल्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? डक्टिलिटी की। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, उनको अगर खींचा जाए ना तो उनको वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे सोना होता है ना, सोने को अगर क्या करते हैं? खींचते हैं तो वायर के रूप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल? वो डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब छठवें नंबर पे बात कर लेते हैं किसकी? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। ठीक है, तो इनके जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल्स के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, अब सोनरस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, सोनरस प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर इन पे कोई वार किया जाए, स्ट्राइक किया जाए तो ये साउंड करते हैं। ठीक है, टन टन की आवाज़। जैसे सोना होता है ना, लोहा हो गया, कुछ भी हो गया, अगर उस पर ऐसे मारोगे ना, स्ट्राइक करोगे तो टन टन की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये होती क्या? इनकी सोनरस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं किसकी? नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल की हमने सारी पढ़ लिया, अब बात करते हैं किसकी? नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में क्या होता है? ये जो होते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। ऐसा क्या कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एक ऐसा नॉन मेटल ये है जो क्या होता है? क्या ब्रोमीन होता है? क्या वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं। ठीक है, फिर लस्टर प्रॉपर्टी की बात कर लें तो क्या होते हैं? ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं शो करते, मतलब ये चमकदार नहीं होते हैं, साइनी सरफेस इनके नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक आता है क्या? आयोडीन। नॉन मेटल्स में क्या आता है? आयोडीन। आयोडीन क्या प्रॉपर्टी शो करता है? वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लस्टर। अब बात कर लेते हैं किसकी? हार्डनेस की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते थे क्या? वो बहुत ज्यादा हार्ड होते थे। ठीक है, लेकिन जो एल्कली मेटल्स थे वो क्या थे? बहुत सॉफ्ट थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? मेलेबल की। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इट्स नॉट मेलेबल, इट इज ब्रिटिल। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ठीक है, मतलब इनको पीट के आप उसको सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद डक्टिलिटी की बात करते हैं तो ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं। ठीक है, कि इनको आप खींच के वायर बना लो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें नॉन मेटल्स में। अब बात कर लेते हैं किसकी? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो क्या लिखा है इसमें? डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स, लेकिन इसमें भी क्या होता है? एक ग्रेफाइट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नॉन मेटल्स तो जनरली नहीं करते हैं कोई भी, लेकिन एक ग्रेफाइट आ जाता है इसमें, क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट थे वो क्या थे? बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है, लेकिन इसके क्या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स के होते हैं उनके बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या आता है? एक डायमंड आता है जिसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये आपको याद रखना है। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स में एक आता है क्या? डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। एक ये पॉइंट याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। नॉन मेटल्स में एक ब्रोमीन है जो क्या होता है? लिक्विड होता है
रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बातें इसमें याद रखनी है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, तो क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। चलिए फटाक से रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा सोडियम मेटल है, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मतलब मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, चलो हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब हो गया कि एसिड की प्रॉपर्टी भी शो करता है और बेस की प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब ये एज ए एसिड भी बिहेव करता है, एज ए बेस भी बिहेव करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे क्या, जैसे Al प्लस, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Al2O3 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अगर एसिड के साथ करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन क्या होती है, AlCl3। ठीक है, लेकिन अगर वहीं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, Al2O3 प्लस बेस के साथ करवा दें, तो हमारा क्या बन जाता है, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। क्या, मेटल का ऑक्साइड, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जो हमारे नॉर्मली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सलूबल हो जाते हैं। जैसे हमारा ये मेटल का ऑक्साइड Na2O है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं Na2O, अगर इसको हम वाटर में डालें तो क्या हो जाता है, ये सलूबल है। ठीक है, मतलब क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो क्या है, ये वाटर में सलूबल नहीं है। ठीक है, ये वाटर में नहीं घुलते हैं। लेकिन जो सोडियम ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, वाटर में सलूबल है। ठीक है, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो वाटर में सलूबल नहीं है। तो ये हमने दिखा दिया क्या, मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, जैसे हमारा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और H2 गैस। ठीक है, और भी कई सारी देख लेते हैं। क्या, जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन H2O के साथ होती है तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। मतलब जब मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब पढ़ लेते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है, वो भी देख लेते हैं। जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या हमारा बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे हमारा सोडियम मेटल हो गया, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हमारा बनाता है, NaCl प्लस H2, मतलब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और भी हमारी बहुत सारी रिएक्शन होती है, जैसे हमने देख लेते हैं क्या, ये हमारा आयरन हो गया। ठीक है, अब कोई एसिड ले लेते हैं क्या, H2SO4, तो ये हमारा क्या बना देगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिड के साथ होती है, तो क्या बना देता है, हमारा सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस। ये हमारी क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स, सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल, जब मेटल की रिएक्शन और मेटल के सॉल्ट के साथ करवाते हैं। जैसे हमारी क्या रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होती है, ये अदर मेटल का सॉल्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, FeSO4 प्लस Cu। हमने बहुत बार ये रिएक्शन पढ़ी होगी, हमने बहुत बार, हर चैप्टर में ये रिएक्शन जरूर हमने पढ़ी होगी। ठीक है, तो जब मेटल की रिएक्शन
अदर मेटल सॉल्ट के साथ होती है तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस क्या बन जाता है, दूसरा सॉल्ट रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। ये क्या था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। एक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो जो आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव था वो अपने से कम वाले रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे CuSO4 का जो कलर होता था क्या होता था, ब्लू होता था। यहाँ पे क्या हो जाता है, FeO4 का कलर क्या हो जाता था, ग्रीन हो जाता था। याद रखना, ठीक है। अगला हम पढ़ लेते हैं क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स। मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा मेटल क्या हो गया, सोडियम, ठीक है। नॉन मेटल क्या हो गया, Cl। इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जो हमारा सोडियम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक। और जो Cl होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डॉट करके दिखा दिए, यहाँ पे क्रॉस करके दिखा दिया। तो ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है। तो इसके पास भी क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, NaCl। ये कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, आयनिक कंपाउंड। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है क्या, मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, ठीक है। और भी रिएक्शन देख सकते हो, जैसे पोटेशियम की रिएक्शन देख सकते हो, K की रिएक्शन Cl के साथ, ठीक है। हमारा KCl बन जाता है, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, इसको दे देता है। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है हमारा, कंप्लीट, और बना देता है क्या, पोटेशियम क्लोराइड। ये हमारे होते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। अब बात कर लेते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी आयनिक कंपाउंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सबसे पहला हम देखेंगे क्या, ऑक्सीजन। तो जैसे हम कोई नॉन मेटल लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन। और भी कई सारी होती हैं, ठीक है, करवा सकते हो, कोई भी नॉन मेटल लेके ऑक्सीजन के साथ करवा सकते हो। अब अगली क्या देख लेते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कोई भी नॉन मेटल लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन। इसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, NH3, ठीक है। ये सारी रिएक्शन क्या होती है हमारी, हाइड्रोजन के साथ हो गई, ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, हाइड्रोजन के साथ, किसकी, नॉन मेटल की, ठीक है। अब हम आगे चल के पढ़ लेते हैं क्या पढ़ लेते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल टेबल्स आर, जैसे अभी हमने बताया था क्या, जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तो वो क्या बनाते हैं हमारे, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, NaCl। अभी हमने बताया था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 7, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और बना लिया क्या, आयनिक कंपाउंड, Na+Cl-, ठीक है। क्या करता है, जब Na के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1, ठीक है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। तो क्या बना लिया, Na+। अब प्लस कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद प्लस। अगर तुम्हारे पास, सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, तुम किसी को दे रहे हो पैसा, तुमने मान लो तुम्हारे पास 2 लाख 8 लाख 10 लाख, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो 2 लाख 8 लाख और 1 लाख की क्या थी, 3 झोलियां थी, ठीक है। 3 आपके कार्टून थे, जिसमें एक में 2 लाख रुपए थे, एक में 8 लाख रुपए थे, एक में 1 लाख रुपए था, ठीक है। तो
2 लाख वाला भी स्टेबल था, 8 लाख वाला भी स्टेबल था, लेकिन जो 1 लाख वाला था ना वो स्टेबल नहीं था। तो तुमने क्या सोचा कि 1 लाख वाला उठा के दूसरे को दे देते हैं। तुम अगर किसी को दे रहे हो तो क्या हो गए, धनी ही तो हो गए ना, रिच हो गए ना, तो तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज ही आएगा ना। तो वैसे ही इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। लेकिन इसने अगर Cl ने क्या किया, इसके पास कितने पैसे थे, मान लो 2 8 8 2 8 7 थे, ठीक है, 2 8 7, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर तुम किसी से पैसे लेते हो तो क्या होते हो, रेडी होते हो ना कि अब तुमको पैसे देना है, एक तुम्हारे ऊपर बोझ आ गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। तो ये दोनों Na+ और Cl- दोनों जुड़ के क्या बना देते हैं, NaCl। इसी को क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहला इसमें पढ़ लेते हैं क्या, फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं, जैसे क्या था, Na+ Cl-, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। जो टेबल सॉल्ट होता है, जो कंकड़ वाला आता है सॉल्ट, आपने देखा होगा, वो उसी से आप समझ लो। तो क्या है, वो सॉलिड भी है, क्रिस्टलाइन भी है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, ठीक है। आयंस की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस चार्ज एंड निगेटिव चार्ज आयन। दूसरा इसमें बात कर लेते हैं इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं आयनिक कंपाउंड के। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल तुम्हारा हो गया, पेट्रोल में अगर नमक को डालोगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में भी नमक डालोगे तो नहीं घुलेगा। तो ये हो गया क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अगर नमक को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो मतलब ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब बात कर लें किसकी बात कर लें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब से नमक को ले लो, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी तुम कंडक्ट कराओगे तो होगी क्या, नहीं होगी ना। लेकिन अगर इसको तुम पानी में घोल दोगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो होगी क्या, हो जाएगी। तुम ऐसे देख लो, एक नमक का कंकड़ ले लो, उसमें अगर कोई तार लगाओगे, उसको दूसरे एंड से छुओगे तो क्या होगा, करंट नहीं पास करेगा, नहीं, कोई करंट नहीं मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी नमक को तुम पानी में घोल देते हो और फिर उसमें कोई तार लगाते हो तो फटाक से करंट मार देता है। तो वही इसमें क्या कह रहा है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जब पिघला हुआ होता है ना और डिजॉल्व होता है वाटर में, या पिघला हुआ हो या वाटर में डिजॉल्व हुआ हो, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर जाती है। यही हमारी क्या थी, कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो सबसे मेजर सोर्स क्या है मेटल का, वो अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स होता है, ठीक है। मेजर सोर्स अर्थ क्रस्ट ही है। दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या, कि जो सी वाटर होता है उसमें सॉल्ट के रूप में हमारा क्या होता है, मेटल होता है। जैसे सी वाटर में क्या होता है, NaCl होता है, MgCl2 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, मेटल्स के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, द इनऑर्गेनिक एलिमेंट आर कंपाउंड व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं, वो नेचुरली किसमें अकर करते हैं, अर्थ क्रस्ट में, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। जैसे जिंक ब्लेंड हो गया, ZnS, ठीक है, सिनावार हो गया, मरकरी सल्फाइड, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं क्या, ओर्स किसे बोलते हैं, जो मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल्स निकाला जा सके, ठीक है। मिनरल्स में से क्या निकाला जा सके, मिनरल्स में से क्या निकाला जा सके, मेटल, प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिटेबल में। अगर किसमें से, प्रॉफिटेबल में, मिनरल्स में से मेटल निकाला जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, ठीक है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। अब हम बात कर देते हैं गैंग क्या है, ठीक है।
तो द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, रॉकी भाई वो वाला रॉकी नहीं, ये रॉकी मटेरियल है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। जो हमारा गैंग है वो क्या है, इम्प्योरिटीज है, ठीक है। कैसी, सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, जो किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, ओर में, उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी क्या है, मेटलर्जी क्या है, मेटल्स को निकालने का एक प्रोसेस है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड दियर रिफाइनिंग। मेटल्स को ओर से निकालना और उसकी रिफाइनिंग करना, वो क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मेटलर्जी क्या होती है, कई सारे स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, दूसरा क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, फिर क्या होता है, रिफाइनिंग। अब सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब होता है कि ओर्स में से इंप्योरिटीज को या गैंग को निकाल देना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो वही हमने लिखा है कि द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज लाइक सैंड एंड सॉइल एक्सेट्रा नोन एज गैंग आर नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब कि ओर्स में से जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको निकाल देना, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब प्रोसेस ऑफ जो प्रोसेस होता है गैंग को रिमूव करना ओर्स से, वो क्या होता है, बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग। अब जो क्या होता है, जो प्रोसेस होता है इंप्योरिटीज को निकालने का, वो डिपेंड करता है तुम्हारा, वो क्या करता है, डिपेंड करता है किस तरह की इंप्योरिटीज है और किस तरह का तुम्हारा क्या है, फिजिकल नेचर है उसका या केमिकल नेचर है, ठीक है। वो ओर्स या गैंग पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं सबसे पहले हम कि डिपेंड अपॉन दियर पोजीशन इन एक्टिविटी सीरीज डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब एक्टिविटी सीरीज में तुम्हारा हाई रिएक्टिव मेटल भी होते हैं, ठीक है, लो रिएक्टिव मेटल भी होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल भी होते हैं। तो उनके डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव है। तो उनके आधार पे कई सारे तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, ठीक है। जैसे हमारी एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, फिर हमारा क्या आता है, Cu। इधर देख लेते हैं, Cu के बाद क्या आता है, Cu के बाद क्या आता है, Hg आता है, ठीक है, Ag, Au। तो ये हमारी क्या होती है, ये क्या होती है हमारी, इसके आगे कंटिन्यू हमने किया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज होती है। तो जो ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो लेस रिएक्टिव टू हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, Au है, ये Ag है, ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे और ऊपर जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये जो हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव। तो वही हमने लिखा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे होते हैं। ये इनके डिपेंड करता है कि मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव, उनके आधार पे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्या, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया। तो इनसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, जो इनके ओर्स होते हैं, ठीक है, जो ओर्स होता है उनको क्या करते हैं, सबसे पहले मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, मतलब उनको क्या करते हैं, पिघला लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मेटल हमारा अलग हो जाता है। मतलब अगर जैसे हम सोडियम क्लोराइड जैसे टेबल साल्ट हमारा होता है, अगर इसमें मेटल है, इसको अलग करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, पिघला लेंगे। इसको क्या बना देंगे, एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे इसका, NaCl का। NaCl तो पहले ठोस होता है, कंचड़े के रूप में देखा होगा, ठीक है। मान लो वो इम्प्योर था, ठीक है, तो उसके कंचड़े के रूप में पहले किसको कर लिया, इसको एक्वस सोल्यूशन में मोल्टन स्टेट में ले आए, ठीक है। जब मोल्टन स्टेट में ले आए फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या हमारा मिल जाता है, Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ठीक है।
तो जो हमारा Na होता है और Cl माइनस होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो कौन सा मेटल और मतलब मेटल और जो नॉन मेटल दोनों हैं वो, अब यहाँ पे मेटल नॉन मेटल नहीं बोल के आप बोल लोगे जो इम्प्योरिटीज होती है वो कैथोड पे जाएगी कि एनोड पे जाएगी, आपको बताना है। तो कैथोड हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। कैथोड निगेटिव होता है तो मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब उस पर क्या जाएगा, सोडियम जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या जाएगा हमारा सोडियम, और जो एनोड पे जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, Cl माइनस। मतलब जो निगेटिव चार्ज होगा वो किस पे जाएगा, एनोड पे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके जाएगा, कैथोड पे। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल्स का। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं, मतलब जो एक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, मिडिल में होते हैं, उनका कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। ठीक है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो या तो सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट होती हैं या तो कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो वहीं पे जब यहाँ पे कार्बोनेट और सल्फाइड की बात आती है तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। दो टर्म्स क्या आते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है क्या, कैल्सिनेशन। क्या होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको किसमें, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, रोस्टिंग। तो वही हमने लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज नोन एज रोस्टिंग। आफ्टर रोस्टिंग क्या करते हैं, उसको फिर कार्बन के साथ क्या करा देते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, तो हमें मेटल मिल जाता है। और वहां पे कैल्सिनेशन की बात आती है। कैल्सिनेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एक्सेस एयर। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एयर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर वहां पे हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। फिर जो कैल्सिनेशन से जो मेटल ऑक्साइड मिलता है उसको क्या करा देते हैं, रिड्यूस करा देते हैं कार्बन के साथ। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या, जैसे मान लो हमारा ZnS है। ठीक है, अगर ये हमें क्या मिला, सल्फाइड के रूप में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। एक्सेस एयर में इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। फिर इस मेटल के ऑक्साइड को क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, रोस्टिंग बोला है। फिर जब इसके साथ क्या कराते हैं, क्या कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन, तो हमारा क्या बन जाता है, मेटल हमें अलग मिल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है सल्फाइड ओर्स को मेटल में, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स होता है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या, और उसके बाद कैल्सिनेशन के बाद जो कार्बन हमें कार्बन से क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो इस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी हम आपको समझा देते हैं कैसे। जैसे मान लो हमारा क्या ओर्स है। ठीक है, अगर ओर्स है, ठीक है, अगर वो ऑक्साइड के रूप में है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के रूप में, मेटल ऑक्साइड के रूप में है, तो उसको क्या करेंगे, सीधे कार्बन के साथ रिड्यूस करवा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा, यहां से मेटल अलग कर लेंगे। लेकिन अगर वही ओर्स किसमें, सल्फाइड के रूप में है, ठीक है, ठीक है, तो सल्फाइड के रूप में है तो उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड के रूप में। अगर ओर्स कार्बोनेट के रूप में है, ठीक है, तो उसको किसके रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड के रूप में। अगर ओर्स हमारा सल्फाइड के रूप में है, ठीक है, तो सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। और वहीं पे अगर कार्बोनेट ओर्स हैं, ठीक है, अगर ओर्स हमारे किस टाइप के, कार्बोनेट ओर्स हैं, तो उनको क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं विदाउट एयर के। तो जब आप बिना एयर में हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो जब मेटल ऑक्साइड हम बना लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कार्बन के साथ हीट कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, मेटल। जैसा इसमें होता है वैसा ही होता है किसमें, वैसा ही होता है किसमें, लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। बस उसमें क्या होता है, बस उसमें क्या होता है, उसमें जो हमने लास्ट वाला स्टेप किया था क्या,
कि जब मेटल ऑक्साइड हमें मिल जाता था उसको कार्बन के साथ हीट करते थे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, उसमें कार्बन नहीं लेंगे, बिना कार्बन के साथ हीट करेंगे, ठीक है, बिना कार्बन के साथ हीट करेंगे और हमें मेटल मिल जाता है। मतलब मॉडरेट रिएक्टिव में क्या करना है, मेटल ऑक्साइड जैसे मिल जाता है उसको कार्बन के साथ हीट कर देना है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, हमें मिल जाता है मेटल। और जो लेस रिएक्टिव है उनमें क्या है, उसको बिना कार्बन के साथ हीट करना है। जब ऑक्साइड मिल जाए, मेटल का ऑक्साइड जब मिल जाता है तो उसको बिना कार्बन के साथ हीट करना है, तो हमें क्या मिल जाता है, मेटल वहां से मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि सेम एज मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स बट इन रिडक्शन नो कार्बन इज देयर, ठीक है, केवल हीट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो रिफाइनिंग किसे बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। जो इम्प्योर मेटल होता है उनको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग एंड इम्प्योर मेटल डिपेंड्स अपॉन, जो रिफाइनिंग का मेथड होता है, रिफाइनिंग किसके आधार पर करोगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके, नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, किस तरह की इम्प्योरिटीज है, किस तरह का इसका नेचर है ओर्स का, ठीक है, उसके आधार पर आप क्या करोगे, रिफाइनिंग करोगे। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए 2025 एग्जाम के लिए, इसको स्टार मार्क कर लेना, एकदम पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज होता है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जैसे इसमें एग्जांपल क्या आता है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, गोल्ड हो गया, ये किसके द्वारा रिफाइन किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, क्या रिफाइनिंग करते हैं। चलो कोई एक मेटल ले लेते हैं, मान लो हम कॉपर की यहाँ पे रिफाइनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, टैंक में क्या करते हैं, ले लेते हैं क्या, इम्प्योर मेटल्स, ठीक है। इम्प्योर मेटल को यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, एनोड से, इसको कनेक्ट कर देते हैं किससे, एनोड से, ये होता है क्या, पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद कैथोड से हम क्या कर देते हैं, जिस मेटल की रिफाइनिंग करते हैं उसी मेटल की एक पतली छड़ यहाँ पे ले लेते हैं क्या, कैथोड पे, उसको कर देते हैं किससे कनेक्ट, कैथोड से। और इसमें जिस मेटल की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं उसी का सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं, एसिडिफाइड, ठीक है, क्या एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है। तो यहाँ पे CuSO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन, एसिडिफाइड सोल्यूशन ले लेना है। फिर उसके बाद जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं क्या होता है, इस इम्प्योर मेटल में से जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे आके बैठने लगती हैं, और जो हमारा मेटल होता है वो मेटल हमारा जो Cu+2 होता है वो जाके इस पे बैठने लगता है, जो प्योर मेटल की छड़ लगाई थी उस पे जाके हमारा बैठने लगता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम प्योर मेटल को प्राप्त कर लेते हैं, प्योर मेटल को निकाल लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कर लेते हैं किसकी, थर्माइट रिएक्शन की। थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्युमिनियम आर हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड मान लो हमारा क्या हो गया, Al2O3 है, ये क्या होता है, अब एल्युमिनियम क्या है, कोई मेटल ऑक्साइड दूसरा लेते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जैसे ले लेते हैं हम क्या, Fe2O3, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं तो क्या होती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो इसमें हीट का एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या मिल जाता है हमें, आयरन, ठीक है। और यहाँ से Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्युमिनियम आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मॉल्टन स्टेट, ठीक है। जो मेटल होती है वो मॉल्टन स्टेट में मिलती है, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन में किसके साथ करवाया है, एल्युमिनियम के साथ। तो जो यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में जो आयरन मिलता है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, रेलवे ट्रैक पे करते हैं, या कोई चीज़ है जिसको जोड़ने के लिए, मतलब जैसे मशीन के पार्ट क्रैक हो जाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए इस मॉल्टन स्टेट आयरन का
यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना एकदम, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा 2025, यहाँ पे लिख लेना, ये आने ही वाला है। ठीक है, कि रेल की पटरियों में कौन सा जो यूज होता है वो उसका पूरा प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक आर क्रैक्ड मशीन पार्ट। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से मार्क कर लेना, थर्माइट रिएक्शन इस बार आने वाला ही है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या, कोरोजन ऑफ मेटल्स। अभी हमने पढ़ाया था कौन से चैप्टर में, पीछे पढ़ाया है चैप्टर में, कोरोजन ऑफ मेटल्स। क्या होता है, ग्रेजुअली ईटन अप मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और एनी केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, अब इसमें कुछ नेसेसरी क्या होते हैं, स्टेप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कोरोजन होने के लिए एयर और वाटर नेसेसरी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एयर और वाटर जरूरी होते हैं कोरोजन होने के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे लेते हैं, क्या कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने बहुत जगह पढ़ लिया, मतलब पिछले भी पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए तरीके भी होते हैं कोरोजन को, ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रिवेंशन टूल होते हैं। ठीक है, इनको आप करके क्या कर सकते हो, कोरोजन से बच सकते हो। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या है गैल्वनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। स्टील और आयरन को बचाने के लिए उसमें क्या करते हो, तो एक जिडन की लेयर लगा देते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक, इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। अब एलॉय की बात कर लेते हैं। एलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो मेटल्स का होता है या तो मेटल और नॉन मेटल का होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में होता है। ठीक है, it is prepared by melting main metal and then adding other element in the main metal is in the definite proportion। ठीक है, एक definite proportion में ऐड करते हो। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, ब्रास होता है, वो किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है ब्रास। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे एलॉय। स्टील होता है, वो किसका एलॉय होता है, आयरन और कार्बन का। ठीक है, ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और टिन का। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एलॉय। अब अमलगम की बात करते हैं, तो अमलगम क्या होता है, एन एलॉय हुज वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। ये सारे एलॉय हैं, अगर इसमें एक भी मेटल मरकरी हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, अमलगम। ठीक है, आगे चल के अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय की। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अगर हमारा प्योर मेटल है तो उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एलॉय, क्योंकि एलॉय में क्या होता है, मिक्सचर होता है 2 मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। ठीक है, इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं प्योर मेटल से। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, प्योर मेटल से इनके ज्यादा होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। इस तरीके से हमने नॉन मेटल्स और मेटल्स चैप्टर को यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को भी देख लेना। हमने इसके पहले वाले 2 चैप्टर भी कवर कर रखे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट, और ये आज हमने कर लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब लास्ट चैप्टर बस आपका बचा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको भी जल्दी से कवर कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।